प्रणाम मित्रों। ओशो जगत में ओशो का पूना आश्रम लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर ओशो आश्रम के आज जो हाल और हालात हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? कुछ लोगों का मानना है जो लोग ओशो के आश्रम में अंदर हैं, वह सब आज के इस हालात के जिम्मेदार हैं। तो कुछ लोग कहते हैं जो कभी आश्रम में अंदर थे और आज बाहर आ गए हैं, यदि वे अंदर रहते तो शायद आज आश्रम के वो हालात नहीं होते जो आज हैं। हैरानी की बात तो ये है कि बचाने वाले भी ओशो के सन्यासी हैं, उसे बर्बाद करने वाले भी ओशो के सन्यासी हैं। जो बेच रहे हैं वो भी कभी ओशो के साथ उठे बैठे थे और आज जो बचा रहे हैं वो भी ओशो के साथ कभी उठे बैठे थे, ओशो के प्रेमी हैं, सन्यासी हैं। पर इससे बड़ी एक और हैरानी की बात है, बचाने और बर्बाद करने वालों के अलावा भी कुछ ऐसे सन्यासी हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आश्रम बिकता है या बचता है, आश्रम की गतिविधियाँ खराब होती हैं या उसमें और कुछ अच्छे सकारात्मक रूपांतरण होते हैं। वे अपने आप में मस्त हैं। तो देखा जाए ये 3 तरीके के लोग हैं और 3 ढंग से काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जब मैं मूल तौर पे सबसे पूछता हूँ कि क्यों जो हमारे पुराने सन्यासी हैं, वरिष्ठ सन्यासी हैं, जो ओशो के समय के थे, वो एक मंच पर आके एक साथ काम क्यों नहीं करते? तो ये भी बहुतों ने सुझाव दिया कि सबको एक होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। इन सब प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं स्वामी चैतन्य कीर्ति जी। आइए जानते हैं इन सब के बारे में स्वामी चैतन्य कीर्ति जी की राय व उनकी दृष्टि। स्वामी जी, जैसे आजकल ओशो जगत में एक बड़ा चर्चा का विषय ज्वलंत मुद्दा है, वो है ओशो कम्यून पूना में जो है उसका कुछ हिस्सा बिक रहा है, बिकने को है। हर जगह उसको लेकर बात है। हर कोई चिंतित है, अपने अपने ढंग से लोग उसके लिए सचेत हैं, कुछ ना कुछ करने में लगे हुए हैं। तो क्या आप देख पा रहे हैं सामूहिक तौर पे इसके प्रति एफर्ट हो पा रहा है? एक दूसरा जो मैं देख पाता हूँ, अंदर तो सभी चाहते हैं, शायद ही कोई होगा जो नहीं चाहता कि आश्रम बच जाए या बिक जाए। हर चाहते हैं बचे, लेकिन लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, चाहे व्यस्तताओं के कारण, किसी भी कारण। तो आप इस सबको किस ढंग से देखते हैं? कुछ लोग तो उतर ही नहीं रहे, वो भी ओशो के समय के हैं, चाहे कोई रिश्तेदार हैं, चाहे कोई पुराने सन्यासी हैं, उनके पास अपनी एक्सक्यूज है। तो कोई इस ढंग से उतर रहे हैं कि भूख हड़ताल पे कर रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं, वो अपना आश्रम भी चला रहा है और अपना ध्यान का कैंप भी ले रहा है। कुछ लोग ऐसे जो बुरी तरह कोर्ट कचहरी में भी लगे हैं और पैसे के थ्रू भी जोड़ के कर रहे हैं। अलग अलग स्तर पे, अलग अलग तल पर ओशो आश्रम को बचाने की कोशिश हो रही है। तो ये जो बचाने की कोशिश को आप जो देख पा रहे हैं अपनी नजर से, वो किस दिशा में जा रही है? हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती हमारे अपने सन्यासी होते हैं, परफेक्ट। क्योंकि अंतर कलह हो जाता है इसमें कि ये करें कि या वो करें, ये ढंग है कि या वो ढंग है। जब हम कम्यून से बाहर भी निकले बहुत समय पहले, 20-21 वर्ष पहले, तब भी कुछ सन्यासी कह रहे थे कि आप यूं चुपचाप क्यों चले आए, हमें बुलाते, हम लठ मार करके उनको निकाल देते जो आपको निकाल रहे थे। हमें किसी ने निकाला नहीं, हम अपने आप आए हैं। मैं तो अपने आप आया हूँ, तो किसी ने निकाला नहीं। मैं किसी को दोष भी नहीं देता, क्योंकि हम मतभेद था। हमने कहा हम और ढंग से काम करेंगे, जो आप कर रहे हैं आपकी आप जाने, पर हम इन बात से राज़ी नहीं होते कि आप कॉपीराइट करवा रहे हैं, आप जगह को ओशो की चित्र विदा कर रहे हैं, आपने कुर्सी हटा दी है, आपने बुद्धा हाल तोड़ दिया है। इस तरह की जो चीज़ें चल रही थी वो विवादों की जड़ है। तो खैर उस समय भी हमें ऐसे संदेह तो हो गया था कि इनके इरादे ठीक नहीं है, जो कर रहे हैं इनका कोई एजेंडा है जो कि हमें हमारे सामने 5-10 साल के बाद आता है। अगर रजिस्ट्रेशन ज़ूरिक की इन्होंने 94 में करवाई तो हमें तो 2000 में पता लगा है। तो इस तरह से आगे ये करना चाहेंगे, तो इसलिए शक होना शुरू हो गया और हम सोचा कि अंदर रह के तो हम नहीं कर सकते। पर ये जो जब हम बाहर निकले तो हमारे सामने प्रचार ये किया गया था कि ये तो असंतुष्ट लोग हैं, डिसग्रंटल्ड हैं,
इनको सत्ता नहीं मिली, तो इसलिए तो हमें पहले उस अंतर्कलह को निपटना पड़ता है। या अगर मैं आके आपको कहूँ जी मुझे ये बात नहीं जम रही, तो पहला तो आप तो हो सकता है कि तुम्हारे में ही कोई गलती होगी, क्योंकि कोई मानने को तैयार नहीं है। 20 वर्ष के लगातार जद्दोजहद के बाद जब ये बादशाह के बिकने की बात आई, तो लोगों को लगा ना कि ये लोग सच ही कह रहे थे कुछ, नहीं तो 20 वर्ष ये तो राजनीति कर रहे हैं, ये तो ये कर रहे हैं। और निरंतर उनको जब संकेत मिलना शुरू हो कि इन्होंने किस धोखाधड़ी से दर्शन ट्रस्ट में जगह डोनेट की और फिर बेचने की बातें की, और सब जब चीज़ें बाहर आना शुरू हुई, और लॉकडाउन ऐसा टाइम होता है जिससे लोगों को पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है, उस समय जाके बादशाह के बेचने के लिए एप्लीकेशन डाल दी। और एप्लीकेशन ही नहीं डाली, उस एप्लीकेशन में कहीं लिखा भी नहीं कि ये ओशो की जगह है। किसी हरियाणी नाम के लॉयर का नाम दे दिया, प्लाट नंबर दिस एंड दैट, उसको पढ़ के किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा कि आश्रम की जगह बिक रही है। तो जब ये बातें उजागर हुई तो कुछ ऐसा कहो कि 5-10% लोगों ने इस ओर ध्यान दिया। अभी भी 90% लोग, उनको कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। तो दे आर अटरली कंफ्यूज्ड। जो समझते हैं कि हमारे, उनको फीलिंग आ गई कि हमारे इरादे नेक हैं, हम जो कर रहे हैं कोई हमारी कोई डिस्ट्रक्टिव एनर्जी नहीं है, किसी को तोड़ने भगाड़ने मारने की नहीं है, जो कि दूसरे कभी कभी लोग बोल देते हैं अपने विक्षोभ में, उसमें आवेश में, हाँ आक्रोश में बोल देते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, आपने ये आप लंबा कोर्ट वाला रास्ता क्यों कर रहे हैं? क्या वो हमारे ओशो ने हमें वैसी कोई जीवन शैली नहीं दी है कि हम सड़क छाप बातें करें। तो ये जो है कि हम करेंगे तो अपने उत्सवपूर्ण ढंग से ही करेंगे। अंततः को वो भी ओशो के शिष्य हैं, रहे हैं, अब हैं कि नहीं पता नहीं, अब वो किस ढंग से लेते हैं। अब सिर्फ ये है कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि वो आए थे हरि भजन को होटल लगे के पास, तुम यहाँ चेयरमैन बनने आए थे क्या? तुम्हें अंततः तो इस जो दायित्व दिया गया था वो ओशो के काम का, तुमने अपने आप को ऑफर किया कि मैं ये करूँगा, तभी तुम्हें रखा गया, चुना गया। किसी को भी जो जॉब दिया गया वो इसलिए दिया गया कि वो उसके योग्य है, वो करेगा। लेकिन जो काम दिया गया अगर उसको वो सिकोड़ने लगे, उसको बेचने लगे, तो अयोग्य हो गया, अपने आप ही अयोग्य हो गया। तो हम यही तो कह रहे हैं कि ये जो इनको जिस ट्रस्ट के साथ काम दिया गया था कि ये उस काम को फैलाएंगे, उस काम पर इन्होंने प्रतिबंध ज़्यादा लगाए या बेचने की ज़्यादा योजनाएं बनाई बजाय के एक्सपेंशन के। इनका मैं इस मामले में देखता हूँ कोई इस तरह का कंट्रीब्यूशन कई सालों से बंद हो गया है। जब ये कहानी सामने आती है कि कमरा नंबर 107 कम्यून में जो है उसके पैसे वहाँ ले लेते हैं 2.5-3 करोड़ रुपए, और यहाँ कमरा देते हैं किसी को, तो ये सारे कमरों के साथ हुआ है। एक कहानी सामने 12 के किसी ने कह दिया, और इतनी सारी रॉयल्टी है, इतने सारे पैसे उनको वहाँ मिलते हैं, जिसका इस कम्यून को चलाने में 1% खर्च हो सकता था और कुछ नहीं था लॉकडाउन में। वो सब यहाँ कुछ पहुँचता ही नहीं है। तो ये जो एक प्रकार से मुख्य चुनौती हमें अपने आप का मैसेज पहुंचाना उन लोगों तक, सन्यासियों तक, अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती रही है। और उसका जो आप पूछ रहे हैं कि किस ढंग से अलग अलग हैं, तो चूँकि कहते हैं ना मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तो और सप्तभंगी तर्क है, शायद ये सही है शायद वो सही, सब अंधेरे में तेज चल रहा है, लेकिन भाव एक है। भाव ऐसा भाव काम, मैं यहाँ पे टोक रहा हूँ, सॉरी, 4 ढंग की चीजें सामने आती है। पूना वालों से बात करो, उनका कहना है कि ओशो परिवर्तन के पक्ष में थे। ओशो ने तो वैसे भी कोई चीज नहीं रखी, हर चीज हटाते गए, यहाँ तक कि इसलिए भी हम वो चाहते थे चीज बदलती रहे एक बार। तो उनका समझ में आता है वो ऐसे सोच वाले। लेकिन जो लोग ओशो के साथ में हैं, जो चाहते हैं कि ओशो का आश्रम नहीं बिके, ऐसे भी कुछ वरिष्ठ सन्यासी हैं जिन्हें
जिनके अभी तक कोई स्टेप नहीं आया इसके पक्ष में, वो अपने कैंप लेने में लगे हैं, या अपने, चाहे वो उनके भाई बंद हों या वरिष्ठ कोई गीत गाने वाले सन्यासी हों। और एक कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं इन वरिष्ठ स्वामी माँ जो भी है, ये एक छत के नीचे कभी क्यों नहीं आते। एक तीसरा विचार ये है, अगर ये सब एक छत के नीचे आए तो सारे सन्यासी एक हो जाएंगे, लेकिन एक नहीं हो पा रहे। वो एक हो सके ताकि हम कलेक्टिव सोच दिखा सकें, ये तीसरी सोच निकल के आती है। चौथी, कुछ लोग कहते हैं अगर हम लोग 100 रुपए भी कुछ देंगे फॉर एग्जाम्पल या सामर्थ्य अनुसार, तो वो क्लब होके हम उसको बचा सकते हैं। तो डिफरेंट व्यूज आ रहे हैं, तो इनको आप किस ढंग से देखते हैं चारों? इसमें जितने भी गुरु माइंड वाले लोग हैं वो तो कभी एक मंच पर नहीं आ सकते। जैसे ओशो ने कहा है ना कि आप जब साधुओं की मीटिंग करेंगे तो कोई पीठाधीश है, कोई शंकराचार्य है, कोई ये है, कोई वो है, तो वो जो जिसका गुरु माइंड है वो तो कहेगा कि जाता हो तो जाए, हम अपना जो कर रहे हैं अपनी ढपली बजाते रहेंगे। वो उनको तो कोई बहुत पड़ी नहीं है, वो आज भी हमारे साथ नहीं है। एक जो गुरु माइंड है वो कहता है कि मैं ही सबसे उत्तम हूँ, मैं ही सबसे सही हूँ। जो शिष्य भाव वाला है वो ये भी दावा नहीं करता जी मैं कहीं पहुंच गया हूँ, वो नहीं करेगा क्योंकि वो पहुंचा नहीं है, वो एक रास्ते पर है और सारे उस रास्ते पर हैं। दूसरा, उसमें ये जो एक और वर्ग आता है वो कहता है कि जी हमें क्या पड़ी, बचे ना बचे, हमें तो अपने ओशो ने मूल बात कही है, ध्यान, हम जहाँ पे ध्यान कर रहे हैं। लेकिन तो फिर अर्जुन को गीता झक मार रहे थे कृष्ण जाने में, जब युद्ध की स्थिति आए तो तुम उसमें कैसे साक्षी भाव रखते हुए, ध्यान रखते हुए तुम उसमें उतरो। और वो तो वहां से भागना ही चाहता है ना। तो जो जब ऐसी स्थिति आए तो जरूर तुम उसको रिस्पांस दो। ऐसा नहीं है कि जब कोई चीज बिक रही हो, तुम्हारा अपना स्थान जा रहा हो और उसका सारा कुछ कहीं और उसको मटिया मेट किया जा रहा हो, जो कि बुद्धा हाल के गिराने से ये शुरू हो गया था प्रोसेस। हम 20 साल से वही कह रहे हैं। तो ये हमारा ये नहीं कि हम कोई परिवर्तन के पक्ष में नहीं है, परिवर्तन पॉजिटिव भी तो होता है। वही तो। हाँ, परिवर्तन के आपने उसको एनहांस भी तो कर सकते हैं। एक अगर तंबू हटा रहे हो और तंबू नया भी तो लाया जा सकता है। एक अगर वहाँ वृक्षों वाली जगह है तो क्या परिवर्तन आप जूते पहन के नाचने से परिवर्तन लाएंगे उसमें? ये तो एक क्षुद्र तल पर, स्थूल तल पर वापस लौट जाना हुआ। आपको परिवर्तन का मतलब होता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते जाओ। आप अपनी जो आपकी जो जड़ता है वो तरलता में बदलती जाए, वो परिवर्तन है। ऐसे धीरे धीरे तुम चेतना के उस तल पर आ जाओ जहां तुम मोक्ष की ओर जाते हो। ये परिवर्तन क्या हुआ कि तुमने और ज्यादा तुम एक शास्त्रीय संगीत से बॉलीवुड संगीत में चले गए, ये परिवर्तन होता है। तो ये जो उस तल पर, ये रिग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव नहीं है। तो प्रोग्रेसिव तो हमेशा ऊपर उठता है ना, ऊर्ध्वगमन होगा। हाँ, ऊर्ध्वगमन होगा। ये रिग्रेसिव तो ये बस ये तो आज जैसा आप देख रहे हैं कंपैरेटिवली पहले के बनस्पत अब आश्रम ज्यादा खुल रहे हैं, सेंटर ज्यादा बन रहे हैं, हर जगह कैंप लग रहे हैं। इस ऊपरी बढ़ोतरी को क्या वाकई मानते हैं? क्योंकि मैं उस एंगल से नहीं देख पा रहा। ठीक है, कैंप लग रहे हैं, बहुत संचालक बहुत हो गए हैं। कहाँ पहले एक आध आश्रम होता था, हर कोई आश्रम खोलने में लगा है। आश्रम खोलना, आश्रम को बनाए रखना, चलाना, ये बहुत कम हो रहा है, आप भी जानते हैं। तो इस वृद्धि को आप वाकई उत्थान मान रहे हैं? इसको दोष देना या इसका श्रेय देना एक ही जगह को जाता है, पूना को। श्रेय भी उन्हीं को जाता है, दोष भी उन्हीं को जाता है कि उनके कारण ही, क्योंकि उन्होंने सारे उत्सव बंद खुला होता तो सब वहीं जरूर जाते। हाँ, आपने उसको आकर्षक रखा ही नहीं कि लोग आपके पास आए, जितनी संख्या में पहले आया करते थे। तो लोगों ने एक पुअर विकल्प ढूंढ लिए, अपने अपने मंदिर खोल लिए। हाँ, ये तो इनको आप वो आलोचना जरूर करते हैं वो लोग कि ये गुरु बन गया, वो गुरु बन गया, लेकिन आपने बड़ी लकीर को तो साफ कर दिया ना।
आपने बड़ी लकीर को साफ कर दिया, हाँ, हाँ, हाँ। आपने फिर छोटी लकीरें आ गई, छोटी लकीरें मिल के कर रही हैं कुछ। छोटे छोटे शहर में, गांव में केंद्र खुल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर से वो पुल ही के चला गया। नहीं, बहुत सुंदर, राइट। तुमने अगर उस चीज को आकर्षण दिया होता। ओशो अक्सर कहते रहे कि तुम जाओ यहाँ से 3 दिन का ध्यान शिविर करो, उनको टेस्ट दे के आओ लोगों को उनके शहरों में, और सबको यहाँ भेजो। हाँ, सेंटर एक ही बने, हाँ पूरा हाँ हब। हाँ बिल्कुल। और इसलिए उन्होंने कहा कि कोरेगांव पार्क को खरीद लो, पूरे कोरेगांव पार्क। लेकिन लोगों ने अपने आप के आश्रम खोल के खुद को गुरु हाँ, बना वो लिया। कह लीजिए जैसे हम बुद्ध बना लेंगे 10,000 लोग, हम बुद्ध बना सकते हैं। ओशो में 10,000 बुद्धों की बात। लेकिन ये जिसे हम जो भी नाम दे, ठीक है, पूना में जाने में अनजाने में कुछ भी किया, मुझे लगता है कि ओशो का रियल काम रुक रहा है, और बस ये संख्या बढ़ गई है कि देखो ओशो छाए हुए हैं नेट पे, ओशो छाए हुए किताबों में, ट्रांसलेशन बहुत हो रहा है, ओशो के सन्यासी बढ़ गए, तो संख्या तो बढ़ गई है। क्या आप संतुष्ट हैं कि जो ओशो का रियल टेस्ट है वो भी उतना बड़ा है? ये जब चीजें मास्टर्स लेवल पर चली जाती हैं तो ये स्वाभाविक है कि जो इसमें भी पूना का अपना काफी हाथ है। इन लोगों ने 30, 40, 50,000, 1,00,000 लेके लोगों को ट्रेनिंग दी है कि तुम ध्यान शिविर लो, और उनमें बाकी स्वयं का रूपांतरण कम दिखता है जो चल पड़े हैं, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट पूना का जरूर होता है। राइट, राइट। तो जो दूसरे रहे कि हम क्या बुरे हैं, हमने तो वहाँ जीना जिया है उसके साथ, हम सर्टिफिकेट दे सकते हैं। राइट, राइट। लेकिन ये तो मार्केटिंग हो गई सारी, ये तो शॉपिंग हो गई सारी। तो दिस इज नॉट हिज स्टाइल और जीवन शैली नहीं है वो ओशो की। ओशो ने तो कोई प्रतियोगिता को समर्थन नहीं दिया कि मेरे शिविर में ज्यादा लोग आ रहे हैं, तुम्हारे शिविर में कम लोग आ रहे हैं, मैंने ज्यादा सन्यासी बनाया, तूने कम बनाया। ये कोई मार्केट है? तो ये कभी ओशो की जीवन दृष्टि नहीं रही कि तुम प्रतियोगिता करो, तुम बस माध्यम बनो। चाहे तुम्हारे शिविर में एक व्यक्ति आए या नहीं आए, तुमने मेरा संदेश बनकर संदेश पहुंचाओ, ना कि तुम उसकी पैकेजिंग करो। इन्होंने तो सब ऐसे ऐसे नाम रख दिए कि अब अगर आप देवेंद्र या इनके साधना या किसी के जो ये नेट पर एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, उसमें तो कई बार ओशो का नाम ही नहीं होता है। हाँ, नहीं होता। हाँ, सिर्फ जो भी नाम दे दे कैंप को, हाँ, उसका नाम दे दिया, हाँ, एनर्जी, वो कुछ भी। वो हालांकि वहां से अधिकृत होने के बाद भी नाम नहीं देते। हाँ, जबकि आपके हर उसमें लिखा होना चाहिए ओशो ये कैंप है, ओशो का फोटो। मैंने sadhana.org देखा है, कुछ देखा जिसमें विज्ञापन आते हैं, देवेंद्र के देखा हुआ है, जैसे एवरीथिंग इज जस्ट रिलैक्सेशन, सेलिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये ध्यान। फिर तो जो बाकी लोग करा रहे हैं, एक पर्सनैलिटी गुरु में और एक सदगुरु में डिफरेंस नहीं बचा। मैं तो देखता हूँ कि श्री श्री रविशंकर ने व्यक्ति विकास केंद्र नाम से शुरुआत की थी, VVK होता था। और वो धीरे धीरे स्पिरिचुअल डायमेंशन में चले गए, वो गुरुदेव हो गए। लेकिन इन्होंने उल्टा किया है कि जो बाहर, जैसे मान लो ब्रह्मा कुमारी की शिवानी बोल रही हैं, या कोई और बोल रहा है, अब ये भी हम आपको सूत्र देंगे हाउ टू, या हिप्नोटिज्म की बातें करेंगे, इस तरह की बातें करें। ये पैकेजिंग जो हो गई है, ये इसका दोषी पुना के आश्रम को ही माना जाएगा कि उन्होंने जो अनाकर्षक बना दिया। जब आश्रम को रिजॉर्ट की शक्ल देना सुंदर बात है, बिल्कुल सुंदर बात है, लेकिन उसकी आत्मा को साइड कर देना। जब तुम विज्ञापन देते हो गूगल पर, तो ये कहते हैं कम वी हैव ए ब्यूटीफुल swimming pool where you can relax and have 2 restaurants close by to have your food. केंद्र तो, मरकज तो है ही नहीं बीच में, आत्मा तो है ही। हाँ, तो इस तरह की जब भाषा बोलेंगे, पिछले 10 साल से बोल रहे हैं, मैं तो इतने सारे उदाहरण मेरे पास हैं कि इस तरह की भाषा जब बोलोगे तो तुम ये उसको आकर्षित कर रहे हो। फिर तुम्हारे सामान्य रिजॉर्ट से और तुम्हारे मेडिटेशन रिजॉर्ट में फर्क क्या हुआ? तुम भी अपना स्विमिंग पूल एडवर्टाइज करते रहे हो, दूसरे भी, और तुम्हारे पास तो तुम यू वुड बी लैगिंग बिहाइंड बिकॉज देयर आर मच बेटर लोकेशंस फॉर स्विमिंग पूल्स। वो जाएंगे बैंकॉक, जाएंगे वो, जाएंगे श्रीलंका, जाएंगे कहीं और जाएंगे, जो अगर इसी खोज में जा रहे हैं। लेकिन बुद्ध क्षेत्र तुम्हारे पास है, उसकी तुम चर्चा ही नहीं करते।
ऊर्जा क्षेत्र तुम्हारे पास है जहाँ कि तुम यू स्टेप इन एंड यू गो इनटू मेडिटेशन। उसकी चर्चा नहीं करोगे, तुम चर्चा करोगे हाउ टू रिलीव योर स्ट्रेस, वीकेंड, दिस एंड वो तो बड़ी वर्ल्डली मंडेन। रिलैक्सेशन या पिकनिक या हाँ, फ्री कम फॉर ए काउच। शॉर्ट स्टे, ये तो तुम्हारी दरिद्रता बताती है। ओशो तो सेकेंडरी थर्डरी हो गया, हाँ। प्रायोरिटी तो कुछ और हाँ, होती। and Osho simply became 4 letters like Osho Spiritual Health Organization। एक जिस व्यक्ति की तुम ओशो की धड़कनें हैं, जहाँ ओशो की तरंगे हैं, तुम उसका समादर अगर खुद नहीं करोगे तो दूसरा क्या और बात। आने वाला समय तो वैसे नहीं करेगा। हाँ, और वैसे फिर तुम कहते हो कि देखो फॉरेनर्स कितने आ रहे हैं, यूथ कितना आ रहा है, वो यूथ किस लिए आ रहा है? हाँ। नाचने गाने आ रहा है। हाँ, लेकिन ये बड़ी विडंबना की बात है। 2 साल पहले तक लॉकडाउन से पहले तक ये बता रहे थे कि हमारे बहुत लोग आ रहे हैं। हाँ। और जब बहुत लोग आ रहे हैं तो बहुत पैसा भी आ रहा है। हाँ। जब क्योंकि चार्जेस इतने हैं। हाँ। फिर अचानक लॉकडाउन के समय कोई पैसा भी नहीं बचा तुम्हारा। क्योंकि जब तुम झूठ बोलोगे, मैग्नीफाई करके फिगर दोगे, अगर तुम कहोगे 200 को 2000 आए हैं, तो फिर तुम खुद ही सच नहीं बोल रहे। तो वो इट विल कोलैप्स। तो बी ऑथेंटिक। और ओशो की पहला सूत्र है प्रमाणिक बनो। तुम गलत हो, रिबेलियस हो, जो भी हो, प्रमाणिक बनो। प्रमाणिक नहीं है, प्रेस को क्या देना है उसके लिए तुम कह दोगे जी ओशो की किताबें हैरी पॉटर से नंबर 2 पर बिक रही हैं। अगर इतनी किताबें बिक रही हैं तो फिर पैसा क्यों नहीं आ रहा? 650 टाइटल हैं तुम्हारे पास, फिर पैसा क्यों नहीं आ रहा? 50 भाषाओं में अनुवाद हो रहा है, फिर पैसा कहाँ जा रहा है? तो बुक्स छपनी नहीं। हाँ। कितनी किताबें मुझे नहीं मिलती। हाँ, रीप्रिंट होती नहीं, चाहिए हाँ। है ही नहीं इनके पास। हाँ, तो फिर ये झूठ का आवरण क्यों ओढ़ा हुआ है? तो ये कहो ना भाई हम वी आर नॉट सक्सीडिंग। तुमने सेंटर्स बंद कराए हैं या उनसे फ्रेंचाइज होने के कारण उनसे पैसा मांगा है कि तुम अगर ओशो ग्लिम्स खोलोगे तो ये पैसा दोगे, तुम अगर यहाँ आओगे तो ये होगा। तुम सिर्फ लेते ही लेते रहे हो। और उसके बावजूद भी जब तुम वर्क मेडिटेशन करने के लिए भी तुम 30,000 महीना किसी से लोगे, जब कोई आएगा, विदेशी से और ज्यादा लोगे, हिंदुस्तानी से इतना लोगे या 50 लोगे, तो भी तुम रोते रहोगे कि हमारे पास पैसा नहीं है। What kind of management is this? तो ये तो एक तरह से झूठों का लबादा है। पैसे कहीं और रख। osho.com से डाउनलोड करने के एक प्रवचन के 110 रुपये तुम लेते रहे हो, तो वो तो वहीं जाते रहे ना कहीं, जो यहाँ नहीं तो आश्रम चलाने के लिए इतना पर्याप्त है। कितने लोग तुम कहते जी लाखों लोग हमारी साइट को विजिट कर रहे हैं, लाखों लोग हमारी यूट्यूब को विजिट कर रहे हैं, उसका भी पैसा मिल रहा है, उसमें भी विज्ञापन आते हैं, तो जा कहाँ है वो? जा कहाँ रहा है? देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो तुम कहा जी हमें बेचना पड़ रहा है। जब खर्चा है ही नहीं किसी चीज का, 10 व्यक्तियों को खिलाने के लिए तुम 6 महीने खिलाते हो, तो उसके लिए तुम 3.5 करोड़ मांगते हो। ऐसे ही कह देते। मैं तो कहता हूँ कि अगर आश्रम जिस समय लॉकडाउन शुरू हुआ था, तुम उदारता पूर्वक 100-200 लोगों को एक फोन कर देते कि भैया यहाँ आके फ्री रहो, ताकि तो वो रूम की भी सफाई होती रहती थी, हॉल की भी सफाई होती रहती, और लोग वर्क मेडिटेशन भी करते, और स्विमिंग पूल कितना साफ हो जाता। हाँ, सब कुछ होता ना। पर लेकिन तुम सारा बोझ अपने सिर पे ले लोगे, 10-20 लोग, तो एक ही हिस्सा साफ कर पाओगे ना? तो डिटेरियोरेट होता रहेगा। ये सन्यासी के लक्षण है क्या? सन्यासी के लक्षण होते हैं जो द्वार खोलता है दूसरे के लिए। ओशो तो ऐसी कहानियां सुनाते रहे हैं कि कोई बरसात हो रही है और खूब वर्षा हो रही है, तो किसी आगंतुक को, अजनबी को अंदर ले लेते हैं, झोपड़ी में एक गधा आता है तो उसको भी अंदर ले लेते हैं। और ये तो मनुष्य हैं, तुम्हारे सन्यासी हैं, उनको तुम चाय पिलाने का 50-100 रुपए ले लोगे, लेकिन तुम्हारा आदर भाव कहाँ गया? ये क्या सीखा तुमने? चाय महंगी, रोटी महंगी। हाँ, सारी इन बातों को जब कलेक्टिवली पूरा देश, पूरा विश्व कह रहा हो, तुम्हारे कान पर जूं नहीं रेंगती, तुम्हें पता नहीं लगता हाउ इनसेंसिटिव यू हैव बिकम। तो ये कारण है मुख्य। मैं जो बाहर जो सन्यासी कर रहे हैं उनको कम रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ, उनको ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये वातावरण तैयार करने में
मुख्य भूमिका निभाई है। कोई अगर संबोधि के सर्टिफिकेट देता रहा है, कोई गुरु बना हुआ है, कोई तुमने कोई आकर्षण ही नहीं दिया कि वो तुम्हारे पास आए लोग। तुम तो सिर्फ अपने फरमान जारी करते हो। और अगर ये होने जा रहा था कि तुम्हें लग रहा था कि तुम बेचने की स्थिति ना आए, तो तुम जिन लोगों ने ओशो को 94 रोल्स रॉयसेस मुहैया करा दी थी कभी, वो क्या मर गए हैं? सब हैं ना लोग। आश्रम के नाम पर लोग पैसे देंगे, पर तुम अगर कहो कि ये मेरी प्रॉपर्टी और मुझे बेच के चले जाना, मैं तो वसीयतदार हूँ, तो फिर तो तुम वो एक दिन के लिए भी अंदर आना नहीं चाहेगा कि तुम मालिक हो। ओशो तो मालिक है नहीं, यहाँ तुमने मालकियत ओशो के नाम की हटा के अपनी मालकियत कर ली। तो इट इज द फॉल्ट लाइंस आर कनेक्टेड विद पूना, कि ये सद्बुद्धि नहीं है और ये दोष तो टॉप पर ही जाएगा। और even most of the centers have not much genuine thing to offer, still they are functioning, still they are managing well। उनके भी लॉकडाउन थे, उनका भी स्थिति थी, सिर्फ तुम्ही को वो आना था। That means you don't know how to manage things, you have failed। लड़ाई जो है इक्वल्स की नहीं है, ये रिसोर्सेज तुम्हारे पास सारे हैं और वो आजीवन तुम उनको दोहन कर सकते हो। तुमने रॉयल्टी सारी हड़पी है आज तक की, तुमने बहुत कुछ सारी दुनिया में अपने, पता नहीं तुम आयरलैंड में रहते हो कि हांगकांग में रहते हो कि ओबेरॉय में रहते हो, किसको पता। वो रिसोर्सेज सारे वहाँ कंज्यूम हो रहे हैं। तो जो इतना सारा जो कंजम्पशन तुम कर रहे हो, ओशो के सन्यासी हो के, सन्यासी तुम दूसरों को कहते हो जी आत्मनिर्भर हो जाओ, हमसे मत मांगो कुछ, और जो वो आके देते हैं तुम आत्मनिर्भर होकर खर्च नहीं करते। तुम तो जाके रिश्वतें देते हो, तुम तो जाके ओबेरॉय में रुकते हो, तुम तो जाके मैरियट में रुकते हो। ऐसा मैंने देखा है, मुकेश हो, देवेंद्र हो, ये सब जो है एक सन्यासियों के घरों में कभी नहीं रुकते। हम जब भी कम्यून से बाहर निकलते थे तो हमें काम करने के कम्यून पर कोई बोझ ना पड़े हमारे पीछे, हम उनसे खर्चा नहीं मांगते थे। एक फ्लाइट का ले लिया, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये किया कि हम दिल्ली आ रहे हैं, बुक फेयर में आ रहे हैं, यहाँ कहीं जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, तो बाकी हम लोकली जुटा लेते थे। भाई ये तो भाई हम तो हाँ, यहाँ पब्लिशर के साथ मीटिंग करनी है तो हमें उसका ऐसा करना है, उसको यहाँ बुलाना है, काम कुछ नहीं हो रहा। मुझे कहते थे कि तुम जो टीवी पर फ्री दिखा रहे हो वो हमें नहीं दिखाना है, हमसे बात करवा दो उनकी, हम उनसे डील कर लेंगे। आज तक डील नहीं हुआ है। 20 साल पहले, 21 साल पहले रुकवा तो जरूर दिया गया, लेकिन किसी टीवी चैनल पर, आपको भारतीय चैनल पर कभी ओशो के प्रवचन चलते इनकी ओर से आए क्या? अगर हमने कोई उनको वीडियो पकड़ा भी दिया तो इनका नोटिस पहुंच जाएगा, कॉपीराइट। तो ये तो इस तरह की मेंटेलिटी है जो सिकोड़ती है। इससे कॉन्स्टिपेटेड अप्रोच टू ए वास्ट विजन। It should have wings. They should have thought the other way around. ये तो सिकोड़ने वाले आ गए। We are sitting on a gold mine, so we have to encash it. ये mentality है।